आज पानीपत की इंडस्ट्री जहां लाखों करोड़ों रुपए टैक्स का देती है, आज पानीपत के बारे में दो शब्द भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकले। इससे जनता के अंदर बड़ा रोष है। वो अपना नुकसान करेंगे, हमारे 2-2 करोड़ की मशीनरी नुकसान करेंगे। तो हमारी सरकार से ये मांग थी और हमें उम्मीद भी थी कि सरकार पहले आईआईटी सेंटर खोले, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में खोले और हमारे जो युवा जवान हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको प्रशिक्षित किया जाए। उसके बाद में हमारी 75 की स्कीम लागू। जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी इन्होंने खरे नहीं उतरे उस पे। पानीपत एक्चुअल में गुजरात में सूरत और अहमदाबाद के बाद दूसरा और तीसरा हब बनने जा रहा है टेक्सटाइल का। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। अगर कमजोर वर्ग को देते हैं तो ठीक है, लेकिन व्यापारी वर्ग से लेके व्यापारी को भी कुछ ना देना ये ठीक नहीं। तो शायद पानीपत को बिल्कुल जैसे फ्लाई ओवर की तरह पार कर दिया जाता है, ऐसे ही पानीपत को पार कर दिया गया। मगर यहाँ जब भी सरकार ने कोई वायदा किया, आज तक वायदा खिलाफी ही हो रही है। आज 75% जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी उसको रेगुलाइज करने की बात कही, आज वो भी रेगुलाइज नहीं हुई। सरकार का काम है रोटी कपड़ा मकान, रोटी देना काम है, मकान देना काम है, कपड़ा कपड़ा हमारा टेक्सटाइल हम पानीपत बनाता है। तो टेक्सटाइल में हमें उम्मीद थी कि जीएसटी खत्म कर देंगे तो ताकि हम जो दूसरे देशों को कम्पीट कर रहे हैं उसका कपड़े का सस्ता होगा। वाकया ये था कि दिल्ली से जब वो चले, चंडीगढ़ से जब वो चले तो उनको नींद लग गई और जब उनकी आंख खुली तो सिर्फ किसान दिखाई दिया दिल्ली का। इसके बीच की रास्ता कुछ नहीं दिखाई दी, कोई और भी शहर बस रहा है। दिल्ली आंख खुली उनकी। दिल्ली बाईपास में जाके आंख खुली, तो इसी बीच में पानीपत निकल गया। तो ऐसे ही मालूम पड़ता बजट में से ऐसे ही पानीपत भी निकल गया। युवा वर्ग हैं या जो बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। जब वो प्रशिक्षित हो जाए तो उसके बाद में वो कानून बनाना चाहिए था इंडस्ट्री में लगाने के लिए। अब प्रशिक्षित है नहीं, इंडस्ट्री में लगाएंगे, इंडस्ट्री में जब उनको काम नहीं आएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। डीजल पेट्रोल जो भी यूनिट है उसमें नेचुरली जनरेटर भी चलेगा, नहीं तो सर्वाइव नहीं करते। तो उस पर ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना बढ़ा, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। वायदे भी होते हैं पर फिर वो वादे हैं, वायदों का क्या, वैसे के वैसे वहीं पड़े। कितने नंबर देंगे इस बजट बतौर उद्योगपति? 3 दे दो भाई। 0। मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं, देने तो नहीं चाहिए, बाकी फिर भी 2-3 नंबर तो देने ही पड़ेंगे। खंडेलवाल साहब, जहाँ व्यापारी की बात आती है व्यापारी सहमत, इसलिए 0 ही कहे। आज हरियाणा में बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट पेश किया गया, उसको लेकर पानीपत का जो जिक्र है वो किस तरह से रहा और पानीपत को क्या सौगात मिली, खास तौर पर उद्योग को, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो पानीपत के उद्योगपति हमारे साथ हैं और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा खंडेलवाल साहब, आपको सर्वसम्मति से बतौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हरियाणा का प्रेसिडेंट चुना गया। और आज बजट सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा क्या कुछ सौगात मिली है और पिछले बजट की तरह अब की बार क्या कुछ खास? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने मुख्यमंत्री का, जिन्होंने बजट को पेश किया। मगर जहां तक पानीपत की जनता बहुत सारी उम्मीदें करके चलती है, मुझे लगता है कि पानीपत का जब नंबर आया तो शायद पानीपत को बिल्कुल जैसे फ्लाई ओवर की तरह पार कर दिया जाता है, ऐसे ही पानीपत को पार कर दिया गया। आज पानीपत की इंडस्ट्री जहां लाखों करोड़ों रुपए टैक्स का देती है, आज पानीपत के बारे में दो शब्द भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से नहीं निकले। इससे जनता के अंदर बड़ा रोष है, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद करके चलती है। आज व्यापार में जब हम एक बात करते हैं, चाइना देश के विदेश के बहुत सी लोगों को हम अपने पीछे छोड़ रहे हैं, मगर जब व्यापार की बात आती है, जहाँ टैक्स की बात आती है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर वसूल किया जाता है तो वो पानीपत के अंदर से होता है। आज पानीपत के अंदर जो भी उद्योग लगे हुए हैं वो इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर गिने जाते हैं। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए अगर पानीपत की जनता को निराशा हाथ लगी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है, जिसको पास आउट किया गया। और दूसरी पोजीशन, गरीब जनता के लिए सरकार ने बहुत कुछ दिया, किसानों के लिए काफ़ी दिया, मगर यहाँ जब भी सरकार ने कोई वायदा किया, आज तक वायदा खिलाफी ही हो रही है। आज 75% जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी उसको रेगुलाइज करने की बात कही, आज वो भी रेगुलाइज नहीं हुई। तो ऐसी हालत में पिछले कई सालों से देख रहे हैं, 2002 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सस्ती जगह मुहैया नहीं कराई, कोई लीज की जगह नहीं प्रोवाइड करवाई, बल्कि जो व्यापार चल रहे उनको उजाड़ने की कोशिश और की जा रही। उम्मीद क्या थी भाई अब की बार कुछ खास आपको मिल सकता है और क्या डिमांड्स थी जिन पर जो है फोकस कर सकती थी सरकार, क्योंकि टैक्स पेयर हैं आप, फिर बावजूद उसके नाम तक न आना बजट स्तर पर? सबसे बड़ा जो है एक पानीपत के अंदर जो है बिजली को यूज करना, जिसके ऊपर जनता को बहुत उम्मीद थी कि लाइट में कोई ना कोई रियायत गवर्नमेंट देगी
और उस रियायत से और व्यापार बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रही जगह और सुविधाओं की बात है, सुविधाएं तो चलो आदमी जैसे भी है उससे वो गुजारा कर लेता है, मगर जहां पैसे देने की बात आती है, एक जहां बेड का रिफंड है, डीजल का रिफंड है, डीजल के ऊपर भी अगर बेड की सुविधा या बेड का ऐसा रिफंड कोई गवर्नमेंट दे देती तो शायद हो सकता है व्यापारी को कहीं ना कहीं लाभ मिले। वो लाभ व्यापारी को नहीं मिला। और पानीपत को बिल्कुल, मैं कहता हूं जैसे कि पानीपत हरियाणा में है ही नहीं, ऐसा दर्शाया गया। ऐसा क्या सरकार डरी हुई है क्या? एक ही चीज पर फोकस है जो लगातार हालात देश के अंदर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं? नहीं, सरकार का वो ठीक है, हम मैं मानता हूं किसानों की परेशानी अपनी जगह। किसान से जब तक किसान हल चलाएगा तो हम लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, मगर उसके साथ साथ व्यापार भी तो जरूरी है। ये नहीं है कि आज किसानों के लिए हर तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आज उनको सस्ती लाइट भी देती है, ट्यूबवेल भी फ्री लगा के देती है। आज पानीपत में मतलब हरियाणा के अंदर ऐसा और कौन सी इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट कुछ दे रही हो? देखा जाए तो गवर्नमेंट बल्कि उसके ऊपर एक और बोझा ढोती जबरदस्ती डाले जा रही है, और जिसको व्यापारी ढो रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में लगातार जो है उद्योग की बात की जाए तो वो डाउन आ रहा है क्योंकि सीमाएं भी बंद हैं, ब्लॉक है, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, जो बायर्स आते हैं वो भी जो है नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ राहत तो देनी चाहिए थी, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल देनी चाहिए थी। जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी इन्होंने खरे नहीं उतरे उस पे। पानीपत एक्चुअल में गुजरात में सूरत और अहमदाबाद के बाद दूसरा और तीसरा हब बनने जा रहा है टेक्सटाइल का। उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। और आगे भी लगता नहीं है, इस बजट के बाद तो बिल्कुल भी उम्मीद खत्म हो गई है। किसानों को दिया जा रहा है, कोई किसी को कोई परहेज नहीं है। दें और भी दें, अगर कमजोर वर्ग को देते हैं तो ठीक है, लेकिन व्यापारी वर्ग से लेके व्यापारी को भी कुछ ना देना ये ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, दोबारा से बजट में अमेंडमेंट करनी चाहिए और सरकार को इसको व्यापारी वर्ग को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जी बिल्कुल, 75% एक कानून बनाया गया है कि लोकल को रोजगार दिया जाए, तो ऐसे में उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े हुए। यहाँ पर जो विधायक हैं शहरी, उन्होंने भी इस बात को रखा कि उनको लेकर पहले उद्योगपतियों से बातचीत करनी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या कुछ लगता है, उस पर भी सवाल निशान खड़े हुए? हमारे को सरकार से ये उम्मीद थी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी 75% की जो स्कीम लागू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें उम्मीद थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी IITI सेंटर खोलेंगे, जिससे हमारे किसान जो युवा वर्ग हैं या जो वरना बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। जब वो प्रशिक्षित हो जाए तो उसके बाद में वो कानून बनाना चाहिए था इंडस्ट्री में लगाने के लिए। अब प्रशिक्षित है नहीं, इंडस्ट्री में लगाएंगे, इंडस्ट्री में जब उनको काम नहीं आएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? वो अपना नुकसान करेंगे, हमारी 2-2 करोड़ की मशीनरी का नुकसान करेंगे। तो हमारी सरकार से ये मांग थी और हमें उम्मीद भी थी कि सरकार पहले IIT सेंटर खोले, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में खोले, और हमारे जो युवा जवान हैं जिनको रोजगार नहीं है उनको प्रशिक्षित किया जाए। उसके बाद में हमारी 75% की स्कीम लागू की जाए। बजट स्तर की यदि बात की जाए तो ऐसा जैसे कि अब ये लागू किया गया है, कानून बनाया गया है 75% का, क्या लगता है कि सरकार को जो गाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले सहमति होनी चाहिए? उद्योग की बात है तो उनसे बातचीत, तो जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो आपसे मिले, इस तरह की बातचीत होनी चाहिए ताकि बजट को और भी सुधार। बातचीत होनी चाहिए थी और व्यापारियों से सलाह मशवरा करना चाहिए था, जो कि मेरी जानकारी के हिसाब से व्यापारियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया है, और व्यापारियों को बुला के और उनकी राय लेके ही ये कानून लागू करना चाहिए था। बजट को लेकर के क्या कुछ कहने वाले हैं कि आज तो जो बजट की ये है कि हमारे को ये उम्मीद थी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा जा रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बिजली का जो रेट है उसकी दर कम करनी चाहिए थी, ताकि जो हमारा चाइना से या दूसरे देशों से जो कपड़ा आता है वो हम जो है ना उसका मुकाबला करें। दूसरा हमारे को उम्मीद थी कि टेक्सटाइल में रोटी कपड़ा और मकान, सरकार का काम है रोटी कपड़ा मकान, रोटी देना काम है, मकान देना काम है, कपड़ा कपड़ा हमारा टेक्सटाइल हम पानीपत बनाता है, तो टेक्सटाइल में हमें उम्मीद थी कि GST खत्म कर देंगे, तो ताकि हम जो दूसरे देशों को कम्पीट कर रहे हैं उसका कपड़े का सस्ता होगा और एक आदमी को कपड़ा गरीब को मिलेगा और उससे इनकम बढ़ेगी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के जहां अक्सर देखा जाता था, तो अब उसमें सरवाइव करने में भी लोगों को दिक्कत हो रही होगी। कोरोना काल में उद्योगपतियों की बात की जाए तो काफी जो है गिरावट देखने को मिली। तो इसको लेकर बजट स्तर की क्या आपकी रूपरेखा होनी चाहिए थी? क्या उम्मीदों पे खरे उतर पाए हैं मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया? बजट
जो भी जिन्होंने बनाया अपनी सोच से ठीक बनाया, हम उनसे सहमत हैं। अब ये जो पेट्रोल डीजल का रेट है, पहले तो बिजली का रेट ज़्यादा है, ऊपर पेट्रोल डीजल का रेट ज़्यादा है, व्यापारी हैं। अगर इसी डीजल पेट्रोल में भी वो कंसेशन करते तो कुछ ना कुछ राहत व्यापार के लिए होती। यहाँ बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए में बिल आते हैं। अगर इसी रेशियो में बढ़ता रहा डीजल पेट्रोल, जो भी यूनिट है उसमें नेचुरली जनरेटर भी चलेगा नहीं तो सर्वाइव नहीं करते। तो उस पर ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना बढ़ा, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी परेशानियां क्या हैं। अब आप पत्रकार हैं, आप नहीं जानते आपको नहीं पता कि फैक्ट्री कैसे चलाई जाती है। तो अगर आप कुछ करेंगे तो आप अपनी सूझ के हिसाब से ही करें। तो हमारा तो ये निवेदन है सरकार से कि कोई भी काम करे तो उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनसे डिस्कस करें कि आपकी क्या परेशानियां और कैसे ठीक हो सकती है। ऐसे में काफी बार जो है वो पानी को साफ करने का लेकर एक प्लांट की बात थी, उसको लेकर कुछ बात हुई? कुछ नहीं हुआ, नहीं बात आती है, वायदे भी होते हैं, पर फिर वो वादे हैं, वायदों का क्या, वैसे के वैसे वहीं पड़े। कितने नंबर देंगे इस बजट को बतौर उद्योगपति? 3 दे दो भाई। जी सर, आप कितने नंबर देंगे? 0। जी सर, आप? मोहनलाल जी ठीक कह रहे हैं, देने तो नहीं चाहिए, बाकी फिर भी 2-3 नंबर तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, तो 3 नंबर दो। खंडेलवाल साहब? जहाँ व्यापारी की बात आती है व्यापारी सहमत नहीं, इसलिए 0 ही का है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री चलते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, क्या क्या वाकया था? वाकया ये था कि दिल्ली से जब वो चले, चंडीगढ़ से जब वो चले तो उनको नींद लग गई, और जब उनकी आंख खुली तो सिर्फ किसान दिखाई दिया दिल्ली का, इसके बीच की रास्ता कुछ नहीं दिखाई दी कि कोई और भी शहर बस रहा है। दिल्ली आंख खुली उनकी? दिल्ली बाईपास में जाके आंख खुली, तो इसी बीच में पानीपत निकल गया। तो ऐसे ही मालूम पड़ता बजट में से ऐसे ही पानीपत भी निकल गया। शुक्रिया बात करने के लिए और बधाई आपको, फिर से आप अपनी जिम्मेवारी को और भी अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू। ये थे बजट के बाद हमने राय ली व्यापारियों की। उनका, उद्योगपतियों का कहना है कि लगातार जहां एक तरफ बजट पेश किया जा रहा था कि सभी को दिया, तो उनको डिनाई क्यों किया गया? क्योंकि वो प्रदेश में अहम टैक्स करता जो है पेयर हैं, और उसके बावजूद उन पर नजर न रखा जाना, उनको इग्नोर करना, इसको लेकर के सरकार के इस बजट पर बतौर उद्योगपति होते हुए उन्होंने नंबर भी दिए। और आपने भी सुना, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, इसकी आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सहयोगी धर्मवीर शेरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।